हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर है यार, थोड़ा सा इमेजिन करने वाला चैप्टर है। जितना अच्छे से इमेजिन कर पाओगे उतना तुम्हारे लिए फायदा है। ठीक है, मेनली इसका बाकी किसी चैप्टर से कोई ज्यादा लिंक है नहीं, सारा इमेजिनेशन बेस्ड चैप्टर है। तो सबसे पहले थोड़ा हम टाइप देख लेते हैं सॉलिड का, सॉलिड के टाइप क्या है ना। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर है अपने पास, सॉलिड स्टेट। ऑब्वियसली सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मेनली हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में। तो पहले हम सॉलिड का टाइप देख लेते हैं। एक होता है क्रिस्टलिन सॉलिड। सूजल इसके बाद सॉलिड स्टेट के बाद लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर रहेगा एंड सरफेस एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री रहेगी फिजिकल में। बाकी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है। तो पहले हम यहाँ पर टाइप ऑफ सॉलिड देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ सॉलिड हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है अपने पास क्रिस्टलिन और दूसरा है अमोर्फियस। तो क्रिस्टलिन सॉलिड एंड दूसरा है अपने पास अमोर्फियस सॉलिड। सो क्रिस्टलिन सॉलिड जो है एक्चुअली ये ट्रू सॉलिड है, दे आर ट्रू सॉलिड। और दूसरे जो अमोर्फियस सॉलिड है वो उनको हम सॉलिड, वो एक्चुअली वो अमोर्फियस सॉलिड जो है उनको हम स्यूडो सॉलिड बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अब देखो क्रिस्टलिन सॉलिड जो है ये क्या होते हैं। तो स्यूडो मतलब एक्चुअली सॉलिड नहीं है बट सॉलिड जैसे है। स्यूडो सॉलिड मतलब सॉलिड नहीं है बट सॉलिड जैसे, समझाया? तो मेन जो है वो क्या है देखो। तो मेन जो डिफरेंस है वो है क्रिस्टलिन और अमोर्फियस सॉलिड का, कि क्रिस्टलिन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का या एटम का, वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है या एक रिपीटेटिव अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल जो भी है वो डेफिनेट अरेंजमेंट फॉलो करते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉलो ए डेफिनेट रिपीटेटिव अरेंजमेंट। ठीक है, तो अपने पास इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। बट अमोर्फियस में ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता रैंडमली, मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो नो पर्टिकुलर पैटर्न is followed, that is particles are arranged randomly। ठीक है, सो मेन डिफरेंस अपने पास ये है, बाकी और भी डिफरेंस है। तो क्रिस्टलिन सॉलिड या अमोर्फियस सॉलिड में अपने पास एक
रिपीटेटिव अरेंजमेंट रहेगा। देखिए अमोर्फियस में ऐसा कुछ नहीं, अमोर्फियस में कुछ भी रैंडमली अरेंज होंगे पार्टिकल्स, या हम बोल सकते हैं एटम्स वगैरह। ठीक है, लिखो फिर आगे और डिफरेंस बताते हैं। नो यार, आइस तो एक अपने पास रिपीटेटिव अरेंजमेंट है, आइस जो है उसमें रिपीटेटिव अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल मैं ले लूंगा थोड़ी देर बाद, स्यूडो सॉलिड मतलब कि अमोर्फियस सॉलिड और क्रिस्टलन सॉलिड का एग्जांपल हम देंगे। हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या है, अपने पास रिपीटेटिव स्ट्रक्चर क्रिस्टलिन में, तो उसकी वजह से इनका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो दे हैव फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि सेम ऑर्डर हमारे पास रिपीट हो रहा है, या सेम अरेंजमेंट अपने पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर लगेगा या पर्टिकुलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लगेगा। लेकिन अमोर्फियस में तो क्या रिपीट नहीं हो रहा अरेंजमेंट, है ना, कोई अरेंजमेंट कैसा है, फिर अगले वाला अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट टाइप करेगा, फिर कुछ डिफरेंट टाइप करेगा, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में या डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एटम्स अरेंज है, तो पर्टिकुलर पार्ट के लिए अलग टेम्परेचर, दूसरे पार्ट के लिए अलग टेम्परेचर, इस टाइप से अलग अलग टेम्परेचर लगेगा मेल्ट करने के लिए। ओके, तो इसके केस में, अमोर्फियस के केस में, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका रेंज आएगा, ना कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू। सो दे हैव रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब, वाह भाई वाह, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा? थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा क्या रोहन? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या था? हाँ पढ़ा है ना, तो उसमें बताया था हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो दे हैव रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का भी क्या रहेगा, रेंज रहेगा। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन also have range value. Okay, then नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, सर क्या था एक बार बता दो ना रोहन।
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होता है, 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होता है, ये जो एंथैल्पी चेंज होता है, होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है। नाउ इसके अलावा जो क्रिस्टलिन सॉलिड है ये एनआइसोट्रोपिक है। इनको हम क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रोपिक। दे आर एनआइसोट्रोपिक। और अमोर्फियस सॉलिड जो है ये है आइसोट्रोपिक। तो एनआइसोट्रोपिक का मीनिंग है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। और आइसोट्रोपिक का मीनिंग है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गए। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। पहले लिखो ये। तो एनआइसोट्रोपिक में क्या है? रिपीटेटिव अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, उसकी वजह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में। लेकिन आइसोट्रोपिक में क्या रैंडमली अरेंज है, तो वहां पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है डिफरेंट डायरेक्शन। हो गया था सबका? नाउ तो देखो, जो डिफरेंट हम बात कर रहे हैं, ये देखो अपने पास रिपीटेटिव अरेंजमेंट है ना। तो ऐसे देखो, इधर हमारे पास 2 पार्टिकल आए, ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो, ये नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आ रहे हैं। दैट्स व्हाई डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, लेकिन वहां पर क्या रैंडमली अरेंज है कुछ भी। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या रैंडमली कुछ भी अरेंज है।
ठीक है, तो वहां पर रैंडमली कुछ भी अरेंज है।
हेलो, या सो तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखो, तो यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में सेम आ रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पर रैंडमली पार्टिकल्स अरेंज है, दैट्स वाई सेम फिजिकल प्रॉपर्टी आएंगे अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, मतलब हम अलग अलग डायरेक्शन में एटम्स को लें तो सेम नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं एक तरह से, किसमें, एन आइसो सॉरी ये एमोर्फियस में। लेकिन जब हम बात करेंगे क्रिस्टलिन में तो ऐसा नहीं। ओके, अच्छा, नाउ एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्रिस्टलिन के एग्जांपल देखो, मतलब मैक्सिमम अपने पास जो मेटल्स हैं वो तो क्रिस्टलिन फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। सो एजी, यस रोहन, एजी, एफ ई, कॉपर, तो जितने भी मेटल्स हैं सब अपने पास क्या है, अमोर्फियस फॉर्म में। इसके अलावा काफी सॉल्ट जो है वो भी अमोर्फियस फॉर्म में ही है, NaCl, ठीक है। इसके अलावा कोई बोल रहा था आइस, तो आइस भी सॉरी अमोर्फियस बोला है मैंने, क्रिस्टलिन फॉर्म, ठीक है। तो आइस जो है वो भी क्रिस्टलिन फॉर्म में है, H2O सॉलिड। इसके अलावा डायमंड वगैरह वो भी क्रिस्टलिन फॉर्म में है, डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह जो है ये भी क्रिस्टलिन फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा सुक्रोज जो है, मतलब शुगर जो है, वो भी क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ एग्जांपल हो गए क्रिस्टलिन फॉर्म के। ना अगर हम बात करेंगे अमोर्फियस फॉर्म के एग्जांपल की, तो अमोर्फियस फॉर्म मतलब अपने पास जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो प्लास्टिक इज सॉलिड, बट वो कैसा सॉलिड है, अमोर्फियस सॉलिड है, ठीक है। सिमिलरली रबर जो है, रबर भी सॉलिड है, बट वो कैसा सॉलिड है, अमोर्फियस सॉलिड है, ठीक है। इसी टाइप से ग्लास जो है वो भी सॉलिड है, बट कैसा सॉलिड है, अमोर्फियस सॉलिड है, ओके। इसी टाइप से स्टार्च जो है वो भी अमोर्फियस सॉलिड है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए हमारे पास अमोर्फियस सॉलिड। दीपक, ग्लास में भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहता है, दैट्स व्हाई वो अमोर्फियस है।
हो गया सबका? तो आगे चलते हैं। तो हम आगे डिटेल में क्रिस्टलिन सॉलिड ही पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टलिन सॉलिड। ठीक है, तो देखो क्या है, जैसे हमने बताया इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हर पार्टिकल को डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे और उस डॉट को हम लैटिस पॉइंट बोल देंगे। तो ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल will be represented by a dot। ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस डॉट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ठीक है, इस डॉट को हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। नाउ लैटिस जो है वो क्या है, देखो लैटिस पॉइंट हमने बता दिया डॉट है। तो लैटिस जो है वो क्या है, तो इस डॉट से मिलके जो हमारे पास जो अरेंजमेंट आता है, ठीक है, ये डॉट मिलके जो अरेंजमेंट बनाते हैं उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लैटिस। ठीक है, तो द 3D रेगुलर एंड repeating the 3D regular and repeating arrangement of constituent particles is represented by dots in solid called lattice। ठीक है, सो अरेंजमेंट मिलके जो हमारे पास सॉलिड बनाता है, इस पूरा अरेंजमेंट को मिला के हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। ओके, पूरा अरेंजमेंट जो है उसको मिला के क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। तो उसमें डॉट जो है वो लैटिस पॉइंट है, और लैटिस पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं। समझाया? अलग अलग जो डॉट होंगे हमारे पास, ये अलग अलग एटम जो उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो डॉट हो गए लैटिस, और सारे लैटिस मिलके क्या बनाएंगे फिर, सॉरी सारे लैटिस पॉइंट मिलके क्या बनाएंगे, लैटिस बनाएंगे। डॉट जो है वो लैटिस पॉइंट हो गए, लैटिस पॉइंट मिलके लैटिस बनाएंगे।
हो गया सबका? नाउ हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल जो है वो क्या होता है, अपने पास जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है लैटिस का, जिसमें कि सारे अपने पास मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस जो कि हमें पूरा सॉलिड के बारे में बता दे, या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सॉलिड जिसको हम स्टडी के लिए लेंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो द ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट स्मॉलेस्ट वन which on या which gives all properties of lattice, ठीक है। द ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट जो कि स्मॉलेस्ट वन है, which is taken ठीक है, which is taken for study, हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ या स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट हमें क्या दे रहा है, यूनिट सेल दे रहा है, जिसको हम स्टडी के लिए लेते हैं। तो यूनिट सेल जो है जब हम रिपीटिशन करेंगे तो हमें पूरा ही पूरा लैटिस मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑन रिपीटिशन बहुत सारे, मतलब हम क्या ले लेंगे, यूनिट सेल अगर ले लेंगे तो ऑन रिपीटिशन यूनिट सेल गिव्स लैटिस, ठीक है। तो अगर हम सारी यूनिट सेल को क्या रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, लैटिस मिल जाएगा। तो अब देखेंगे हम टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या है, मतलब यूनिट सेल के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल में हमारे पास देखो क्या आएगा, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल में ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल वगैरह की बात करेंगे और एज लेंथ वगैरह की बात करेंगे। रोहन कुछ नहीं कराया है, यूनिट सेल का डेफिनेशन लिया और टाइप ऑफ यूनिट सेल बता रहा है। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल में हम पहले लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल्स,
तो ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल अगर हम लेंगे, तो देखो मतलब क्या है, अपने पास जैसे अलग अलग एक्सिस के अलोंग हम बात करेंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अलग एज लेंथ लेंगे, वाई के अलोंग अलग लेंगे और जेड के अलोंग अलग लेंगे। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो अलग अलग एंगल के सॉरी अलग अलग एक्सिस के अलोंग हम अलग अलग लेंगे एज लेंथ। तो मान लो एक्सिस के अलोंग हम ले लेते हैं ए, एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया ए, वाई एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया बी और जेड एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया मान लो सी एच है, ठीक है। नाउ एंगल की अगर हम बात करेंगे, तो एंगल जो है उनको हम बोलेंगे कि बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस एंगल हम बोलेंगे गामा, बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस हम बोलेंगे बीटा एंड बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस हम बोलेंगे अल्फा, ठीक है। ये तीन एंगल होंगे, अल्फा बीटा गामा, और एज लेंथ जो है वो एक्स वाई एंड जेड हो। तो अब देखो अलग अलग हमारे पास एंगल होंगे यूनिट सेल में और अलग अलग एज लेंथ वगैरह आ सकते हैं, इस बेसिस पर कुछ टाइप ऑफ यूनिट सेल हम देखेंगे। लिखो पहले फिर आगे बताते हैं। यस, ए बी सी आर एज लेंथ एंड अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या है, एंगल, ठीक है। तो अब देखो इसके बेसिस पर हम यहाँ पर टाइप ऑफ यूनिट सेल देखेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्यूबिक की। तो क्यूबिक वाला जो यूनिट सेल है, मेनली एक्चुअली हम यहाँ पर क्यूबिक पढ़ेंगे और एक हेक्सागोनल है वो पढ़ेंगे, दो ही टाइप के यूनिट सेल वैसे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो क्यूबिक जो है इसमें हमारे पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रहेगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रहेगा। इसके अलावा अल्फा बीटा और गामा जो है तीनों इक्वल रहते हैं और उनका एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये अपने पास क्यूबिक में रहेगा एज लेंथ एंड एंगल। मेनली हम क्यूबिक पढ़ेंगे और एक होता है हेक्सागोनल, वो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी इसके अलावा क्या क्या वो देख लेते हैं। तो क्यूबिक में ऐसा है। इसके अलावा टेट्रागोनल जो है, इसमें हमारे पास ये तो सेम रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, मतलब हर एंगल 90 डिग्री है। लेकिन एज लेंथ में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। मतलब क्या है, जैसे क्यूब है, क्यूब को एक साइड से लंबा कर दो, तो हम ऐसा बोलेंगे एक साइड से अगर हमने उसको लंबा कर दिया तो दो एज लेंथ तो सेम है लेकिन एक डिफरेंट आ, ठीक है। तो क्यूब को ही थोड़ा लंबा कर दें, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेट्रागोनल हो गया। इसमें दो एज लेंथ सेम होंगे और तीसरा डिफरेंट होगा। देन तीसरा यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक, तो उसमें तीनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, मतलब क्यूब जैसा ही है बट सारे एज लेंथ अपने पास क्या डिफरेंट है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों डिफरेंट है। एंड एंगल अभी भी तीनों क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तीनों टाइप के एंगल अभी भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्यूब से ही थोड़े रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट वाले जो है, फोर्थ वाला जो है, ये है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल या इसको ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं। तो रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल में मतलब क्यूब जैसा ही है बट एंगल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मतलब अभी क्या है, तीनों एज लेंथ सेम है लेकिन जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। एंगल भी तीनों सेम है बट वो 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होंगे, वो थोड़े डिफरेंट होंगे। ओके, इसके अलावा हमारे पास है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक जो है, इसमें एज लेंथ तीनों डिफरेंट होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। इसके अलावा अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री है बट बीटा डिफरेंट है। ओके, बीटा जो है वो डिफरेंट रहेगा। अच्छा याद रखना, बीटा जो है ना तो 120 डिग्री होगा, ना 60 डिग्री होगा और ना ही 90 डिग्री होगा। ठीक है, तीनों में से कोई नहीं होगा। बीटा यहाँ पर 120 भी नहीं हो सकता है, 60 भी नहीं हो सकता है, 90 भी नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ डिफरेंट ही रहेगा। तीनों में से कोई भी नहीं रहेगा। ओके, तो दिस इज मोनोक्लिनिक। देन ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक जो है, इसमें तीनों डिफरेंट है, ए बी सी। इसके अलावा जो एंगल है वो भी तीनों डिफरेंट है और वो 90 डिग्री उनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एंगल भी डिफरेंट, एज लेंथ भी डिफरेंट। देन नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सागोनल। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर दो टाइप के यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं, एक तो क्यूबिक वाला है और एक हेक्सागोनल वाला है। ठीक है, बाकी यूनिट सेल नहीं पढ़ेंगे। तो क्यूबिक में हमारे पास तीनों एज लेंथ सेम, इसके अलावा तीनों एंगल 90 डिग्री। हेक्सागोनल में क्या है, दो एज लेंथ सेम होंगे। ठीक है, और तीसरा जो है वो डिफरेंट होगा। इसके अलावा एंगल की अगर हम बात करेंगे तो अल्फा एंड बीटा जो है ये 90 डिग्री हुए। ठीक है, और जो तीसरा जो एंगल है गामा, ये 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप ऑफ यूनिट सेल आ गए 5। ये आए ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल। ओके, तो 5 टाइप के यूनिट सेल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल।
यस आमिर, जैसा दिया है वैसा ही है। मोनोक्लिनिक में अल्फा एंड गामा ही सेम होंगे, बीटा नहीं। क्योंकि हमने अल्फा बीटा और गामा को भी डिफाइन किया है कि कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है, कौन सा गामा। अगर हम ए के अलोंग एज लेंथ ए, मतलब सॉरी एक्स एक्सेस के अलोंग अगर एज लेंथ ए ले रहे हैं ना, तो जो अल्फा एंगल है वो वाई और जेड के बीच में। समझाया? हमने एक्स के अलोंग क्या लिया है, एक्स के अलोंग हमने एज लेंथ ए लिया है, तो अल्फा एंगल क्या है, अल्फा एंगल वाई और जेड के बीच वाला है। ओके, तो उस बेसिस पर है वो। हो गया सबका? ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एज लेंथ डिफरेंट होंगे। ऑर्थोरोम्बिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। साहिल, यार ट्राइक्लिनिक का शेप एकदम ही अजब अलग होगा, मतलब एज लेंथ भी डिफरेंट होंगे। जैसे हमारे पास कोई कार्टन आया ना, उस कार्टन को दबा दो, इधर उधर कर दो, मतलब वहां पर क्या है, एज लेंथ भी डिफरेंट हो जाएंगे और एंगल भी मतलब 90 डिग्री वगैरह कोई नहीं होंगे, तो अजीब सा शेप होगा वो। मैं तुम्हें बुकलेट सेंड करता हूँ ग्रुप पर, वहां पर देखो शेप तुम्हें पता चल जाएंगे।
ओके, सो ग्रुप पे मैंने बुकलेट सेंड किया है, तो वहां पर तुम सेव देख सकते हो इन सभी का सेव कैसे होगा। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड एज लेंथ, है ना। ये हमने जो यूनिट सेल देखे, ये देखे ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल। नाउ अब हम देखेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये हम बोल सकते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट जो है कहाँ कहाँ पर है, उनके बेसिस पर हम टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे अभी। तो हमारे पास में रहेगा एक सिंपल और प्रिमिटिव, ठीक है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कॉर्नर पे ही होते हैं। ओके, तो एटम्स और लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मैं क्यूबिक का तुम्हें बना के बताता हूँ। तो क्यूबिक के लिए अगर हम देखेंगे तो क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होगा, उसमें ऑब्वियसली अपने पास ये हो गया क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स जो है वो कहां पर है, एटम्स जो है वो कॉर्नर पे है। मैं बोलूंगा लैटिस पॉइंट जो है वो कहां पर है, कॉर्नर पे। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट जो है कॉर्नर पे होंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास क्या हो गए, एटम्स कहां पर हो गए, कॉर्नर पे हो गए। ये हम बोल सकते हैं लैटिस पॉइंट जो है कहां पर हो गए, कॉर्नर पे हो गए। क्लियर है। सो दिस इज फर्स्ट टाइप का यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहां पर होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। अच्छा, ये सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो किस किस में होता है, तो ये सभी में होता है, जितने भी हमारे पास सिस्टम है ना, 5 सिस्टम हमने बताया कि, ठीक है, सॉरी 7 सिस्टम हमने बताया, इन सभी में सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है।
हो गया सबका? ओके, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल वाला। देन नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है, इसमें एटम्स या लैटिस पॉइंट जो है कॉर्नर पर होता है, इसके अलावा बॉडी के सेंटर पर होता है। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट और एटम एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल एंड एट बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी सेंटर पर भी होंगे और कॉर्नर पर भी। जैसे अगर हम यहाँ पर क्यूबिक का बना के देखें, तो ये क्यूबिक का जो बॉडी सेंटर है उस पर होंगे और कॉर्नर पर। तो पहले कॉर्नर वाले ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉर्नर वाले हो गए। इसके अलावा एक बॉडी सेंटर पर, मतलब इस पूरे क्यूब के सेंटर पर, क्यूब का सेंटर मान लो कहीं इधर कहीं हमने बना दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, एटम होंगे, या हम बोल सकते हैं लैटिस पॉइंट होंगे। हो गया सबका? तो ये हो गया बॉडी सेंटर यूनिट सेल। रेवती सर, एक मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाना पेज। कौन सा लास्ट स्लाइड रेवती? ये वाला सिंपल वाला। हो गया? ओके, सो ये बॉडी सेंटर वाला हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे फेस सेंटर।
तो नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कहां पर होंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में इलेक्ट्रॉन सॉरी ये एटम्स या लैटिस पॉइंट जो हैं वो फेस के सेंटर पर होंगे और कॉर्नर पर होंगे, ठीक है। सो एटम्स और लैटिस पॉइंट आर एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल एंड कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल होंगे और फेस के सेंटर पर होंगे एंड एट फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें एटम कहां पर है? कॉर्नर पर है। ओके, सो कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, इसके अलावा फेस सेंटर है। तो मैं ये देखो टॉप और बॉटम फेस सेंटर ले लेता हूँ, ठीक है। टॉप एंड बॉटम फेस सेंटर हो गए। इसके अलावा साइड वाला फेस सेंटर ये हो गया, लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला, एंड फ्रंट एंड बैक साइड वाला फेस सेंटर। तो ये बैक साइड का फेस सेंटर हो गया और ये इधर मान लो फ्रंट वाला फेस सेंटर, ठीक है। तो इस टाइप से एटम जो है कहां पर है? कॉर्नर पर है एंड फेस के सेंटर पर है। हो गया सबका? देन नेक्स्ट जो है, ये फेस सेंटर था। चलो लिखो, जल्दी लिखो।
हो गया सुजल? मम्मी मेरे ना के आंसर बंदे गुंडे करके ठंडा का ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है वो है एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड जो है वो अपने पास फेस सेंटर जैसा ही, लेकिन फेस सेंटर में क्या था, सारे फेस के सेंटर पर एटम था, है ना। लेकिन एंड सेंटर में कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर रहेगा। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम या लैटिस पॉइंट जो है कहां पर होगा, एटम्स और लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल एंड टू अपोजिट फेस सेंटर। ऑफ यूनिट सेल, कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने क्यूबिक का बना लिया। तो इसमें कॉर्नर पर हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर, अगर मैं बोलता हूँ टॉप पर है तो नीचे बॉटम पर ले लो, ठीक है। या फिर टॉप और बॉटम का नहीं लेना है तो कोई दूसरा ले लो, ठीक है। अगर हम टॉप या बॉटम का ना लेंगे, कोई दूसरा लेंगे, तो मान लो लेफ्ट और राइट वाला ले लो, कोई भी ले लो ना, कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर। ओके, हम चलो टॉप एंड बॉटम वाला ले। तो फेस सेंटर जैसा ही, लेकिन फेस सेंटर में सारे फेस के सेंटर पर था, और एंड सेंटर में कोई भी दो अपोजिट फेस सेंटर। लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर, हो गया सबका? तो देखो हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 टाइप आए ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, और 7 टाइप आए ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल, ठीक है। तो अब हर सिस्टम में 4 टाइप हो सकते हैं, क्यूबिक में 4 हो सकते हैं, हेक्सागोनल में 4 हो सकते हैं ना। तो हर एक सिस्टम में 4 टाइप से आ सकते हैं यूनिट सेल। तो टोटल टाइप ऑफ यूनिट सेल हमारे पास कितने पॉसिबल हैं? 28, बट एक्चुअली जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में वो 14 ही करते हैं। ओके, सो टोटल
28 type of unit cell can be possible, but only 14 are only 14 exist in nature. These are called Bravais lattice. ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रावेस लैटिस बोलते हैं। तो टोटल 14 मिलेंगे 28 में से, मतलब कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे वो बताते हैं। ठीक है, पहले लिख लो ये। हो गया सबका? तो 28 एग्जिस्ट करने चाहिए, लेकिन 14 ही एग्जिस्ट करते हैं। 14 कौन कौन से बता देते हैं, देखो। तो हमारे पास टोटल 7 ये थे, है ना? ये 7 थे और हर एक में 4 हो सकते हैं, दैट्स वाई 28। लेकिन 28 नहीं करेंगे, कितने करेंगे हमने बताया? 14 एग्जिस्ट करेंगे। तो 14 वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, क्यूबिक में लिखो जल्दी। हो गया? तो 28 में से 14 कौन से हैं देखो। तो क्यूबिक में 3 टाइप रहते हैं। क्यूबिक में 3 टाइप रहेंगे। कौन कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। ठीक है, तो सिंपल में एंड सेंटर वाला नहीं रहता है। अगर हम बात करेंगे टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में सिंपल वाला रहता है और बॉडी सेंटर वाला रहता है। अगर हम बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक की, तो इसमें सारे रहते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। अगर हम बात करेंगे रोम्बोहाइड्रल की, तो उसमें जस्ट सिंपल वाला रहेगा। मोनोक्लिनिक जो है उसमें सिंपल एंड एंड सेंटर रहता है। ट्राई क्लिनिक में सिंपल रहता है और हेक्सागोनल में भी सिंपल रहता है। ऐड करके देखो कितने आ गए? 14 आए क्या?
ओके, तो ये 14 टाइप के यूनिट सेल एग्जिस्ट करेंगे जिन्हें ब्रावेज लैटिस कहते हैं। तो हम क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्यूबिक के 3 पढ़ेंगे और हेक्सागोनल का 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 टाइप के यूनिट सेल हम पढ़ने वाले हैं। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? तो ये हमारे पास टाइप ऑफ यूनिट सेल वगैरह हो गए। नाउ हम आगे क्यूबिक की बात करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में पहले
कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट ले लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट। तो देखो अपने पास जो कॉर्नर वाला लैटिस पॉइंट होता है वो एक्चुअली इस टाइप के 8 क्यूबिक यूनिट सेल से शेयर करता है। साइड ऐसा कुछ रीजन है नहीं, नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं वही है वो। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट की बात करेंगे तो जो कॉर्नर वाला लैटिस पॉइंट है वो इस टाइप के 8 कॉर्नर जो हैं उनसे शेयर करता है। तो हर एक क्यूबिक यूनिट सेल में उसका 1/8 पार्ट ही रहेगा। तो बेसिकली क्या है, कॉर्नर पर अगर देखो हमारे, अब देखो अपने रूम को देखो, रूम के किसी कॉर्नर को देखो, अब रूम को तुम क्यूब समझ लो कि तुम्हारा रूम जो है एक तरह से क्यूब है, ठीक है। तो तुम्हारा रूम जो है क्या क्यूब है, तो क्यूब का ही कोई कॉर्नर ले लिया तुमने, उस कॉर्नर पर एक एटम है जो कि स्फेरिकल एटम है, ठीक है। तो एक रूम में उसका कितना पार्ट रहेगा बताओ। ये जो स्फेरिकल एटम है ये एटम 8 क्यूब्स के अंदर हुआ ही नहीं होगा। किसी कॉर्नर पर तुम देखो, किसी कॉर्नर पर अगर देखोगे अपने रूम के किसी कॉर्नर पर, तो उसके आजू बाजू मिला के सब मिला के 8 क्यूब्स आ रहे होंगे ना। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल एटम है, वो स्फेरिकल एटम 8 क्यूब्स में है, तो 1 क्यूब में कितना पार्ट है उसका, 1/8 पार्ट है या नहीं है। ओके, सो कॉर्नर लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/8 लिया जाए। ओके, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर लैटिस पॉइंट is taken as 1/8 per unit cell because it is shared by 8 unit cell। ठीक है, तो वो 8 यूनिट सेल जो है उनके अंदर रहेगा, दैट्स व्हाई 1 में कितना पार्ट है, 1/8 पार्ट। ओके, कॉर्नर लैटिस पॉइंट पर अगर तुम देखोगे, जैसे मान लो ये तो हमने 2D में ही दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एक मान लो ये है, ठीक है, तो इसका 4 में, ये 4 से शेयर करा था, हर एक में कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है। लेकिन क्यूबिक की बात करेंगे तो वहां पर क्यूब में देखो, क्यूब में कॉर्नर जो है, इधर जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर जो है ये 8 क्यूब का कॉर्नर रहेगा। इसके आजू बाजू मिला के सब देखोगे तो 8 क्यूब्स आएंगे, ठीक है। तो हर क्यूब में 1/8 पार्ट आएगा। ओके, तो मैंने जैसा बताया पूरा इमेजिनेशन बेस्ड है, इसलिए मैं इमेजिन कराने के लिए तुम्हें रूम का एग्जांपल भी ले रहा हूँ कि रूम का कोई कॉर्नर पकड़ के देखो, उस कॉर्नर पर अगर कोई स्फेरिकल एटम रख दोगे तुम, ठीक है, तो स्फेरिकल एटम का 1/8 पार्ट ही उस रूम के अंदर होगा, क्योंकि वो हमारे पास 8 से शेयर करेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन ले तो बताओ कितना आएगा। देखो फेस का सेंटर है, ये फेस है मान लो, है ना, इसमें 2 एटम है, मतलब एक एटम है फेस के सेंटर पर, एक एटम है, तो एक तो इस क्यूब के अंदर गया, एक इस क्यूब के अंदर, है ना। तो बेसिकली ये फेस सेंटर वाला जो एटम है वो 2 ही क्यूब से शेयर कर सकता है। तुम अपने रूम का कोई भी एक दीवार लो, कोई भी एक दीवार ले लो और उस दीवार के सेंटर पर कोई एटम है, स्फेरिकल एटम है, तो आधा एटम
तुम्हारे रूम में रहेगा, आधा एटम दूसरे वाले रूम में रहेगा, है या नहीं? ठीक है, तो फेस सेंटर वाला एटम जो है वो 2 क्यूब से शेयर करेगा, दैट्स वाई एक क्यूब में उसका कंट्रीब्यूशन हाफ लिया जाएगा। क्लियर है सभी को? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर लैटिस कॉइन इज टेकन एज हाफ। ठीक है, हाफ लेंगे, क्यों? हाफ पर यूनिट सेल, बिकॉज इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। ठीक है, बिकॉज इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। ओके, क्योंकि वो 2 यूनिट सेल से शेयर होगा, दैट्स वाई इसका कंट्रीब्यूशन क्या लिया जाएगा? हाफ लिया जाएगा। लास्ट लाइन में बिकॉज इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, बिकॉज इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। हो गया सबका?
ओके नाउ हमारे पास जो बॉडी सेंटर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना लिया जाएगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर लैटिस पॉइंट इज टेकन एज 1। क्यों भाई? क्योंकि बॉडी सेंटर वाला जो है वो एक ही क्यूब के अंदर है ना। हमारा जो रूम है उसके सेंटर पर कोई एटम रख दो, तो हमारे रूम के सेंटर पर कोई एटम है, तो यार वो तो इसी रूम के अंदर है ना, बाकी रूम में थोड़ी है वो। ठीक है, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन पूरा लिया जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर लैटिस पॉइंट इज टेकन एज 1 बिकॉज it is shared by 1 unit cell only. Okay, then edge center मतलब अपने पास ये जो है ना, जैसे ये क्यूब का कोई एज है तो इसके सेंटर की बात करते हैं। ठीक है, एज सेंटर। तो एज सेंटर वाले लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना लिया जाएगा बताओ? हमारा जो क्यूब है उसके एज के सेंटर पर कोई एटम, उसका कंट्रीब्यूशन कितना ले, मतलब जैसे यहाँ पर कोई एटम है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे बताओ? यस, इसका कंट्रीब्यूशन हम कितना लेंगे? 1/4। क्यों? तो इसके तुम अपने रूम का कोई भी एक एज सेंटर ले लो यार, है ना। कोई भी एक एज सेंटर लेंगे तो हम देख सकते हैं यार कि वो 4 क्यूब से शेयर कर रहा है कि नहीं, ये 4 रूम से शेयर कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक इसके ऊपर वाला हो गया ना, ठीक है, एक इसके ऊपर रहेगा, एक यहाँ पर साइड में हो गया, है कि नहीं, और एक इस साइड में इसके ऊपर वाला हो गया। तो बेसिकली ये वाला जो है 4 क्यूब के अंदर रहेगा, या 4 रूम के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करने के लिए तुम अपने रूम को रेफर कर सकते हो। तो तुम्हारे रूम का कोई भी एक एज ले लो, उस एज के सेंटर पर अगर कोई एटम है तो वो एटम 4 क्यूब के अंदर रहेगा, ये 4 रूम के अंदर रहेगा। तो एक रूम के अंदर उसका कितना पार्ट होगा? 1/4 पार्ट होगा। ओके, so contribution of as center lattice point is taken as 1/4 per unit cell because it is shared by 4 unit cell। ठीक है, 4 यूनिट सेल से शेयर किया जा रहा है वो, तो एक क्यूब में उसका कितना पार्ट रहेगा? 1/4 पार्ट रहेगा। हो गया सबका?
ओके, सो लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूबिक के तीनों टाइप के यूनिट सेल लेंगे और हर यूनिट सेल का हम काफी चीजें बताएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, एंड एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम वगैरह में रिलेशन वगैरह वो सब बताएंगे, ठीक है। तो आज का कोई होमवर्क नहीं है, जो हमने पढ़ा है एक बार फिर से पढ़ लें, ठीक है। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बाय, टेक केयर।